जय हिंद। पीसीएस लेन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम आगामी परीक्षाओं के लिए पिछले सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। डॉक्टर अच्युत सामंत, इनको 65वां मानद डॉक्टरेट की उपाधि कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम यूके की, उनके द्वारा प्रदान की गई है। डॉक्टर अच्युत सामंत को इससे पूर्व विभिन्न यूनिवर्सिटियों द्वारा 64वीं मानव डॉक्टरेट की उपाधियां दी गई थी। ये 65वीं है, ठीक है। 64 पूर्व प्राप्त कर चुके हैं, ये 65वीं है, ये याद रखना है। और 65वीं मानद डॉक्टर उपाधि किसने दी है? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम यूके ने दी है, ठीक है। डॉक्टर अच्युत सामंत के बारे में अगर और जाने तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी KIIT एंड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस KISS, ठीक है, ये इसके फाउंडर हैं। चलिए आगे देखें। INSB तारिणी चर्चा में है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा, इन दोनों के द्वारा INSB तारिणी को लीड करते हुए समंदर के रास्ते दुनिया को मापने का सफर शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर को। और अब ये सफर समापन इसका गोवा में होना है और होने वाला है, इसलिए ये बहुत चर्चा में है। तो आपको पता होना चाहिए इसको, क्योंकि महिला लीड कर रही हैं। तो समंदर के रास्ते दुनिया को मापने का सफर क्योंकि गांधी जयंती पे शुरू हुआ है, तो इसलिए डेट भी इंपॉर्टेंट है। और इसको लीड किसने किया है? तो कमांडर दिलना और रूपा को भी याद रखिएगा। और अगर दिलना रूपा दे करके पूछ लें तो INSB तारिणी को भी याद रखिएगा, ठीक है। प्रत्येक ही इसमें जो तथ्य हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं, सबको मिला करके भी एक क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे चलें। तो पूर्व जज कौन? दिनेश माहेश्वरी, 23वें लॉ कमीशन यानी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त, ठीक है। इससे पूर्व 22 विधि आयोग बन गए, ये 23वां विधि आयोग है, इसके अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। अपने आप में ये महत्वपूर्ण। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और जाने तो अध्यक्ष कौन अध्यक्ष बनता है? तो अध्यक्ष के लिए जो योग्यता है वो सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। कोई न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश याद रखिएगा। अगर उच्च न्यायालय का सिर्फ मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश विधि आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अगर इनके सदस्य संरचना की बात करें तो एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जिसमें एक सदस्य सचिव होता है, 2 पदेन सदस्य होते हैं, उनमें कानून मंत्रालय का कानून और विधायी सचिव रहेगा। अच्छा, अंशकालिक सदस्य भी होते हैं और अंशकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 5। 5 से अधिक अंशकालिक सदस्य इसमें सदस्य नहीं बन सकते। और जाना तो ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं है। प्रत्येक 3 वर्ष पे इसका पुनर्गठन होता है, तो जो अध्यक्ष है वो 3 वर्ष के लिए नियुक्त हुए। इसकी जो सिफारिशें हैं वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये सलाहकारी सिफारिशें देते हैं, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें तो भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1834 में। किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले, ठीक है। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। अगर आपसे पूछा जाए किस चार्टर के तहत, तो 1833 के चार्टर के तहत इसका गठन किया गया था। उसके बाद अगर पूछा जाए तो उसके बाद 1853, फिर 61, फिर 79 में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ विधि आयोग का गठन हुआ था। आगे देखें स्वतंत्रता के पश्चात, तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? तो MC सीतलवाड़, पूर्व न्यायाधीश। तो विधि आयोग से संबंधित इतने सारे ही महत्वपूर्ण बिंदु थे, याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखें तो अंबेडकर दिवस 14 अप्रैल हम लोग भी मनाते हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क ने 14 अप्रैल को अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किसने हाल ही में 14 अप्रैल को अंबेडकर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो है न्यूयॉर्क। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश रामकृष्ण गवई होंगे।
शपथ कब लेंगे? 14 मई 2025 को, क्योंकि 13 मई 2025 को हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। थोड़ा और जाने तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की बात करें तो इनका कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की बात करें तो ये 62 वर्ष है, क्योंकि इनके साथ साथ हो सकता है कथन का ट्रेंड चल रहा है तो कथन के साथ दे दें, इसलिए मैंने। और कई बार क्वेश्चन में क्रम का आजकल टर्न आने लगा है। कई बार निर्वाचन आयुक्त होते हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हो रही हैं, तो क्रम पूछ ले रहे हैं, इसलिए मैंने लास्ट के 4 लोगों का क्रम दिया है। तो हम 49 में हमारे उदय उमेश ललित, यू ललित, ठीक है, ये 49 में हमारे सीजीआई रहे थे। 50 में की बात करें तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिनको डीवाई चंद्रचूड़ कहा जाता है। और 51 में की बात करें तो संजीव खन्ना, और 52 में हमारे रामकृष्ण गवई होंगे। चलिए आगे देखें तो कार्बन उत्सर्जन का आंकड़े आए हुए हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। करोड़ टन में है, लिख दिया है, करोड़ टन तो नहीं पूछता है, फिर भी एक बार ध्यान दे दीजिए। तो अगर हम क्रम की बात करें तो टॉप में 3 देश कौन से हैं? तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का उत्सर्जन करता है तो चीन, दूसरे नंबर पे अमेरिका है, तीसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, चीन बहुत ज्यादा करता है, 1139.68 करोड़ टन का उत्पादन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अनुसूचित जाति वर्गीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना। कोई भी योजना, इस प्रकार की कोई योजना होती, कोई भी कानून अगर जो भी राज्य लागू करने वाला प्रथम होता है तो वो एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। चलिए आगे चलें तो गौरव, गौरव चर्चा में है। गौरव कौन है? तो गौरव लंबी दूरी का ग्लाइडेड बम है, अभी इसका एक सफल परीक्षण किया गया, इसलिए आपको पता होना चाहिए गौरव लंबी दूरी का ग्लाइडेड बम है। आगे चलें तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को याद रखिए, ये उद्यान कहाँ पर है? केरल में। 1975 में राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य कब घोषित हुआ था? तो 1975 में हुआ था, क्योंकि इस वर्ष इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो किसी की भी 50वीं वर्षगांठ जब मनाई जाती है, 25वीं, 50वीं, 100वीं, तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और वैसे भी भूगोल से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछता ही है राष्ट्रीय उद्यान वाला, तो राष्ट्रीय उद्यान अपने आप में, इसलिए एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान याद रखिए केरल में, तमिलनाडु से कंफ्यूज मत हुई, ये केरल में है। अब और क्यों ज्यादा चर्चा में, तो जो नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर का तमिलनाडु ने भी इसकी अपना शायद राष्ट्रीय पशु उसको घोषित किया था पिछली वर्ष में। तो नीलगिरी अपना राज की पशु नीलगिरी तहर को घोषित किया था। तो नीलगिरी तहर का ज्ञात सबसे बड़ा आवास है ये, ठीक है, और ये संकटग्रस्त के रूप में ये घोषित जानवर है। तो नील, और इसके बारे में नीलगिरी तहर की जनगणना भी केरल और तमिलनाडु ने संयुक्त रूप से नीलगिरी तहर की जनगणना कर रहे हैं वो, जब तक कितने हैं, और इसके बचाव के लिए अपने प्लान साथ में मिलकर के इसको बचाने का भी अपना नई योजनाएं बना रहे हैं। चलिए आगे प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत के 2 ग्रंथ यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हुए हैं, कौन सा हुआ है? भगवत गीता, जिनको वेद व्यास जी ने लिखा है, नाट्य शास्त्र, जिसको भरत मुनि ने लिखा है। और जाने तो भारत के अब तक 14 ग्रंथ शामिल हो चुके हैं। अगर आपसे कुल ग्रंथों की बात करें कि मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के कितने ग्रंथ शामिल हैं, तो 14, एक बात। और विश्व भर के कुल दस्तावेजों की बात करें या ग्रंथों की बात करें तो 494 कुल दस्तावेज विश्व भर के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगले हफ्ते हम पुनः हाजिर होंगे इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर के। ज़्यादा बर्डन मत लीजिए करंट अफेयर्स को लेकर के, और बहुत ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लेना भी नहीं कि एक एक टॉपिकों को ज़्यादा समय भी नहीं देना है। कम से कम समय में एक बार सरसरी नज़र से देखते जाइए, ताकि आपको इसके बाद बर्डन भी ना मिले, और लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम के समय में किसी न किसी पब्लिकेशन की जो वार्षिकी आती है वो आपको संपूर्ण तैयारी करा देती है।
चलिए, धन्यवाद।